हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल एग्जाम मार्क। तो आज हमारा टॉपिक है ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस। ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस कैसे कंडीशंस होते हैं? ओके, सो जितने भी हमारी कैंसरस कंडीशंस होते हैं उन्हें हम ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस कहते हैं। हम अपने इस लेक्चर में, जैसे कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नॉर्मल कैंसर होता क्या है ये पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, तो कैंसर हमारे हेड से लेके टो तक कहीं भी हो सकता है। ओके, तो अभी स्पेसिफिकली हम लोग कैंसर होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है ग्रो करने का, कैसे हमें अफेक्ट करता है, ये सब पढ़ेंगे पहले लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस आर रेफर्स टू डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, कॉमनली नोन एज ट्यूमर्स और कैंसर्स। ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं या कैंसर कहते हैं। दीज कंडीशंस occurs when normal cell undergoing genetic changes that causes them to grow uncontrollably and lose their normal regulatory mechanism। अब यहाँ पे देखते हैं, कोई अगर नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल डिवाइड कैसे करता है? कोई एक पेरेंट सेल होगा, वो डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल में। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर हमारा चेंज कहाँ पे हुआ है? जेनेटिक लेवल पे चेंज हुआ है। व्हाट इज जेनेटिक लेवल? सो सपोज दैट कोई हमारा एक सेल है, इट मस्ट हैव न्यूक्लियस, और ये हमारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस हमारा डीएनए मिलता है, डीएनए, हेरिडेटरी व्हीकल होता है डीएनए। तो जेनेटिक चेंज मतलब कहाँ? डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। अगर ये हमारा डीएनए है तो स्मॉल सेगमेंट हमारे जीन्स होते हैं जो कि कोई भी एक्सप्रेशन लाने में हेल्प करते हैं, या कोई भी अगर पेरेंट्स में कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो वो कैरी करता है जीन। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे इसी लेवल पे अल्ट्रेशन हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो ओवरऑल सेल डिवीजन ही गड़बड़ हो जाएगा। सो आई मीन टू से दैट व्हाट इज जेनेटिक चेंजेस? जीन लेवल पे चेंज है तो जेनेटिक चेंज हो जाएगा। अगर जेनेटिक चेंज है तो एक नॉर्मल सेल पेरेंट सेल रहेगा और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। लेकिन अगर हमारा कोई कैंसरस सेल है, उसमें जेनेटिक लेवल पे चेंज आ चुका है, तो वो दो या तीन से ज़्यादा या बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो सकता है। आई मीन टू से दैट अगर नॉर्मल सेल है, कोई अल्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो नॉर्मल डिवाइड करेगा। वहीं अगर कैंसरस सेल है, दैट मीन्स जेनेटिक लेवल पे चेंज आ चुका है। तो अगर जेनेटिक लेवल पे चेंज आया है तो एबनॉर्मल शेप होगा, साइज होगा, एबनॉर्मल नंबर होगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट। ये हमारा इंट्रोडक्शन था छोटा मोटा। ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस में भी बिनाइन, नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट कैंसरस। हमारा अगर ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस में एक तो ट्यूमर आता है, और एक ट्यूमर में टू टाइप्स आते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन मीन्स वो एक जगह पे स्थायी रूप से है, वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा जब तक वो यूजुअली ग्रो ना हो जाए। और दूसरा क्या है? मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट मीन्स घातक मीन्स अगर हमारा ट्यूमर मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हुआ तो इट कैन कॉज मेनी सिम्टम्स, वो बहुत डेंजरस होता है। आगे वीडियोस में हम लोग समझेंगे व्हाट इज मैलिग्नेंट। सो हाँ देखते हैं, हाँ, with the malignant tumors having the ability to invade surrounding tissues and spread distant organ metastasis. We will discuss further. So what is cancer? Cancer is the intricate genetic disease. Intricate means what? Intricate means closely related to genetic. Closely related to genetics means what? जीन लेवल पे कोई चेंज आना है और वो एकदम क्लोज होना चाहिए जेनेटिक लेवल के। कैन कॉज सर्टेन अल्टरेशन इन द जीन्स, दैट इज वी आर टॉकिंग इन द प्रीवियस स्लाइड दैट व्हाट आर द अल्टरेशंस। अल्टरेशंस कैसे होते थे? अल्टरेशंस होते थे हमारे जेनेटिक लेवल पे, डीएनए के अंदर अल्टरेशंस होते थे। डीएनए के अंदर अल्टरेशंस होने की वजह से हमारा सेल प्रॉपर डिवाइड नहीं होता था, उसकी शेप या साइज एबनॉर्मल आती थी। मीन्स इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल। ओके, these changes usually interrupt the normal function,
दैट इज सेल डिवीजन। अभी मैंने बताया कोई नॉर्मल सेल है तो वन पेरेंट दो डॉटर। अगर वहीं कैंसरस सेल आएगा, अगर कैंसरस सेल हुआ यानी अल्ट्रेशन आ चुका है, इसमें अल्ट्रेशन आया है, कोई पेरेंट सेल है, इसके डीएनए में अल्ट्रेशन आया है, चेंजिंग आई है, तो इट कैन गिव राइज टू मेनी ऑफ द सेल्स। ओके, और इट में बी वन सेल बट इसका जो शेप साइज होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज हेल्दी सेल, हाउ इट लुक्स लाइक। नॉर्मल सेल का साइज ये है, इसका न्यूक्लियस है। एज वी नो दैट अगर कोई नॉर्मल सेल होता है तो उसका साइटोप्लाज्म 80% कवरअप करता है। तो ये नॉर्मल सेल है, ऐसा दिखता है नॉर्मली, और ये कैंसरस सेल है। यू कैन सी दैट चेंजिंग आने के वजह से इसका शेप और साइज और न्यूक्लियस का साइज भी डिफरेंट है। तो ये हम जस्ट कंपेयर करा रहे हैं कि नॉर्मल सेल कैसा दिखता है और कैंसरस सेल कैसा दिखता है। नॉर्मल सेल डेवलपमेंट, हमारा नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट हो रही है, नॉर्मली हो रही है, कोई चेंज नहीं आया है, इट मीन्स पेशेंट हेल्दी है और ह्यूमन हेल्दी है। आई कांट से पेशेंट, ह्यूमन हेल्दी है। ओके, सो नॉर्मल सेल हुआ, इनमें सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हुआ, दो डॉटर सेल्स कन्वर्ट होने के बाद एक हेल्दी टिश्यू बनता है। ये तो हम सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सेल है तो वन सेल से डिवाइड होकर दो सेल बनेगा, दो सेल डिवाइड होके फर्दर डिवीजन होके जब वो एकदम मैच्योर हो जाएगा तो मैनी ऑफ द सेल्स फॉर्म्स टिश्यू। तो अल्टीमेट क्या इन्होंने बनाया, टिश्यू बनाया। सिमिलरली अगर हम देखते हैं एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मीन्स व्हाट, किस सेल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एबनॉर्मल कौन सी सेल थी हमारी, कैंसरस सेल। तो कैंसरस सेल कैसे ग्रो करती है, यू कैन सी अगर कोई नॉर्मल सेल है, ये जेनेटिक चेंज आया, जेनेटिक चेंज मीन्स चेंज एट डीएनए लेवल। उसके बाद क्या हुआ, कैंसरस डिवीजन हुआ। यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन हो रहा था, नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल सेल में नॉर्मल डिवीजन हो रहा था, इस यहाँ पे कैंसरस सेल में कैंसरस डिवीजन होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो टिश्यू अल्टीमेट क्या बनाना है हमें, सेल्स डिवाइड होंगे, मैच्योर होंगे, अल्टीमेट हमें क्या बनाना है, टिश्यूज़ बनाना है। तो यहाँ पे हेल्दी टिश्यू, अगर नॉर्मल सेल डिवाइड होकर टिश्यूज़ बनाएगा तो टिश्यू कैसी बनेगी, हेल्दी बनेगी। वहीं अगर नॉर्मल सेल में जेनेटिक चेंजेस आया है, जेनेटिक चेंजेस आने की वजह से जो सेल डिवीजन होगा वो नॉर्मली नहीं होगा, तो हमारा टिश्यू कैसा बना है, डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो शेप एंड साइज है वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर शेप एंड साइज होगा तो ऑब्वियसली उसका जो फंक्शन होगा नॉर्मल सेल से अलग होगा, मीन्स इसका शेप एंड साइज डिफरेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके डिफरेंट होंगे। अगर नॉर्मल सेल हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये सेल हमें हार्म पहुंचाएगा। सेल साइज डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन, इट इज़ बाय WHO। Cancer is a disease characterized by uncontrolled abnormal proliferation of cells that invade surrounding tissues and can spread metastasis, again word आ गया metastasis, to distant part of the body। तो कैंसर वही होता है जो, अगर सपोज दैट डायग्राम में मैं बताता हूँ आप लोगों को, हमारा कोई टिश्यू है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पहले से ट्यूमर हुआ है, ट्यूमर, और ये कन्वर्ट हो गया कैंसर में। अगर एक प्लेस पे ये लोकलाइज था, अगर ये लोकलाइज है तो हम लोग उसको ट्यूमर कहेंगे, और अगर ये लोकलाइज नहीं है, ये बर्स्ट हो गया है और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सभी टिश्यूज में पहुंच रहा है, तो इसी को कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैंसर टू फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। अगर कोई ट्यूमर है समहाउ किसी कार्सिनोजन के या कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से, अगर वो बर्स्ट होता है तो हमारी कैंसरस सेल
एक कैप्सुलेटेड फॉर्म में नहीं रहेंगी, वो वहाँ से बाहर आएंगी। बाहर आने के बाद ब्लड वेसल्स में जाएंगी। उसके बाद ब्लड वेसल्स हमारी जहाँ जहाँ तक हैं, इट मीन्स टू आवर होल बॉडी। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाके पूरे बॉडी को अफेक्ट करेंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्लाइड जस्ट आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने लोगों को पता है कि अगर मैं हेल्दी हूँ तो मैं हेल्दी क्यों हूँ और मुझे कैंसर क्यों नहीं हो रहा है। और अगर वहीं सेम पेशेंट है कैंसर वाला, तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो उसे इन्फेक्ट कर रहा है, उसे कैंसर हो रहा है उसको। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉजेज़। मैंने कॉजेज़ के बारे में नहीं पूछा है कि बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, रेडिएशन होता है, रेडिएशन हो सकता है, केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेंस होते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर। ये सब तो बाहरी चीज़ें हैं ना जो कैंसर को कॉज कर रही हैं। मेरे अंदर कौन सा चीज़ है भाई जो मुझे कैंसर होने दे रहा है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने 12th में पढ़ा होगा अपने इंटरमीडिएट क्लासेस में, तो 2 टाइप्स के जीन्स होते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, 2 टाइप्स के जीन्स होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड ऑन्कोजीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो, ऐसा नाम में ही पता चल रहा होगा कि ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर सेल्स, अगर नॉर्मल सेल है वो कन्वर्ट हो रहा है ट्यूमर सेल्स में, तो उसे क्या करेगा, सप्रेस करेगा। सो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन का काम नॉर्मल ये होता है, कंट्रोल्ड नॉर्मल सेल डिवीजन। क्या कंट्रोल करता है हमारा, नॉर्मल सेल डिवीजन। और स्टॉप और प्रिवेंट द ट्यूमर ग्रोथ। अगर कोई ट्यूमर धीरे धीरे राइज होना शुरू हुआ है तो उसकी इनिशियल स्टेज पे ही उसे कैंसल आउट करना है, इट मीन्स उसे सप्रेस कर देना है ताकि वो और ज़्यादा आगे ना बढ़े। ट्यूमर सप्रेसर जीन में हम लोग सेल साइकिल आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। लेट मी डिस्कस। सपोज दैट ये हमारा सेल डिवीजन का है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, सॉरी S फेज, एंड लास्ट वन इज माइटोटिक, दैट इज M फेज। तो हमने पढ़ा होगा कि ये G1, अगर कोई सेल G1 में डिवाइड हो रहा है तो उसको फिर अल्टीमेटली S फेज में एंटर होना है, S फेज के बाद G2 फेज में एंटर होना है। ओके, तो ये हमारा डिवीजन का स्टेप्स है कि कोई सेल अगर इनिशियली है तो G1 में रहेगा, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हुआ, उसमें ग्रोथ हुआ, मैचुरेशन हुआ, S फेज में जाएगा, देन G2 फेज में जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं भाई, अगर जीवन से तुझे पास होना है तो यू हैव टू पास द पॉइंट, चेक पॉइंट। जैसे रोड साइड जाते हैं हम लोग तो देखते होंगे रास्ते में वो चेकिंग लगी रहती है, भाई तुम रुको, आई विल चेक यू। पुलिस रोकता है हमें, भाई तुम रुको, तुम्हारे पास लाइसेंस है, हेलमेट है, और 3 लोग को तो नहीं बैठा रखा है। अगर ऐसा होता है तो वहीं रोक दिए जाओगे, फिर कार्रवाई होगी। ऐसे यहाँ पे सेल्स के साथ कार्रवाई होती है। अगर तुमने कुछ हरकत की, हरकत मीन्स क्या, अगर मैं तुम्हें दिख गया कि तुम ट्यूमर करने वाले सेल्स हो तो तुम्हें इस पॉइंट से मैं पास आउट होने नहीं दूंगा, दैट इज चेक पॉइंट। चेक पॉइंट। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन ऐसे काम करता है कि जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे सेल्स को चेक करता है। अगर वो सेल्स ट्यूमर कॉज कर सकते हैं या रिस्क पे हैं कि वो ट्यूमर कॉज करेंगे तो उन सेल्स को वहीं सप्रेस कर दिया जाता है। ये हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन हो गए। 2 ही काम है, पहला नॉर्मल सेल डिवीजन को कैरी आउट करेंगे, दूसरा प्रिवेंट करेंगे अगर कोई है सेल्स कन्वर्ट होने के लिए कैंसर सेल में तो रोकना है उन्हें। दूसरा है ऑन्कोजीन्स, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल। ट्यूमर सप्रेसर जीन के जस्ट अपोजिट काम करने वाला कौन सा जीन है, ऑन्कोजीन है। वो हमारे ट्यूमर सेल्स को सप्रेस कर रहा था। यहाँ समहाउ अगर चेक पॉइंट से कैंसर सेल बच जाते हैं तो हमारे जो ऑन्कोजीन्स होता है उन ट्यूमर सेल्स को सपोर्ट करता है, मीन्स अपने बिरादरी के हो, आ जाओ तुम हो सॉरी। ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट है, कैंसरस पेशेंट है, तो इन दोनों जीन्स में से कौन से जीन्स पॉजिटिव होंगी, सॉरी इनएक्टिव होंगी या एक्टिव होंगी। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम हैविंग कैंसर, ऐसा नहीं है, अगर मुझे कैंसर हुआ है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन या ऑन्कोजीन्स दोनों में से कौन सी एक्टिव होंगी, कौन सी इनएक्टिव होंगी। पता है लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी तो सोचा होगा, अगर अभी पढ़ने के बाद थोड़ा भी दिमाग में होगा तो यू हैव थिंक दैट अगर कोई पेशेंट है जो जिसको कैंसर हो चुका है उसमें कौन से जीन एक्टिव होगी।
हमारा इन कैंसरस पेशेंट इंडिविजुअल्स जीन्स इनएक्टिव ट्यूमर सप्रेसर जीन है और कैंसरस पेशेंट है तो वो क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, और ऑन्कोजीन्स एक्टिव रहेंगे। मीन्स हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन फेल हो चुका है, नहीं रोक पाया तो वो इनएक्टिव हो गया है। अभी एक्टिव कौन है, कैंसरस सेल ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रोथ करने में हेल्प कौन करेगा, ऑन्कोजीन्स। दैट्स वाई ये एक्टिव है और वो इनएक्टिव है। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल। पहला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दूसरा इनवेसिवनेस और तीसरा मोर्टेलिटी। समझते हैं। पहला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं कि अगर हमें कोई चोट लगा, ये हमारा स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे कोई वुंड आ गया है, ओके, चोट लग गई है समहाउ, तो हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। ये नॉर्मल सेल्स डिवाइड होंगे, उसको हील करने की कोशिश करेंगे और उस पॉइंट पे रुक जाएंगे जहाँ तक नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट थे। मीन्स इतने सेल्स हमें चोट लगी तो इतने सेल्स डैमेज हो गए, और उसके बाद जब हीलिंग हो रही है तो हमारे जैसे ही सेल्स ग्रो करते जाएंगे और नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे वैसे डिवीजन रुक जाती है। इसे कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। जैसे ही हमारा नॉर्मल सेल से कांटेक्ट में आए हम इनहिबिट हो गए, नहीं ग्रो होंगे। ये होता है नॉर्मल सेल्स में, लेकिन कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट ही नहीं होता है। देखते हैं, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनवेसिवनेस। दूसरा क्या था, इनवेसिवनेस। मीन्स यहाँ नहीं रुकेंगे, ये नॉर्मल हेल्दी टिश्यू था, ये भी हेल्दी टिश्यू था, यहाँ डैमेज हुआ था टिश्यू, सेल ग्रो करके आए, अगर नॉर्मल सेल हुए तो यहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर कैंसरस सेल है तो वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करने लगेगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो इस पॉइंट को कहते हैं इनवेसिवनेस। और तीसरा क्या था, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी की अगर हम बात करते हैं नॉर्मल सेल्स में, नॉर्मल सेल्स, तो अगर बाय द वे कोई सेल्स है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, तो नॉर्मल सेल डिवीजन होगा ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अबाउट 50 जनरेशंस के बाद हमारा सेल डेड हो जाता है। मीन्स इसी को नेचुरल सेल डेथ कहते हैं, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। मीन्स इन केस ऑफ नॉर्मल सेल, कोई नॉर्मल सेल है, आफ्टर 50 जनरेशन मैच्योर हुआ, बॉर्न हुआ, मैच्योर हुआ, बॉर्न हुआ, मैच्योर हो गया, उसका जो फंक्शन है उसने अपना फंक्शन कंप्लीट किया। उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जो कि रिक्वायर्ड भी होता है, नेसेसरी होता है, वो सेल डेथ कर गया। इसमें एक खास एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज एंजाइम ये इनएक्टिव होता है इसमें, इनएक्टिव। अगर नॉर्मल सेल में टेलोमेरेज एंजाइम इनएक्टिव है तो सेल डेथ होने देगा। मीन्स जो हमारे क्रोमोसोम्स पे इसे टीलोमेयर सीक्वेंस कहते हैं। अगर टीलोमेयर सीक्वेंस एट द टाइम ख़त्म हो जाते हैं तो सेल मर जाएगा, जो कि इनएक्टिव है टेलोमेरेज एंजाइम। जनरली टेलोमेरेज एंजाइम का ये काम होता है कि टेलोमेरेज सीक्वेंस जो डीएनए के टॉप पे लगे होते हैं उनको मरने नहीं देता है, ख़त्म होने नहीं देता है। इसकी वजह से इसमें एब्सेंट होता है तो टेलोमेरेज सीक्वेंस ख़त्म हो गया और सेल डेथ हो गया। बट इन केस ऑफ कैंसरस सेल वही टेलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होती है, यानी एक्टिव होती है। एक्टिव है यानी अगर कोई डीएनए है तो टेलोमेरेज एंजाइम कभी ख़त्म नहीं होगा, तो सेल इमॉर्टल हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है, कभी मरेगा ही नहीं सेल। क्योंकि क्या था हमारे पास, टेलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट था, जिसके वजह से हमारे टेलोमेयर सीक्वेंसेस कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और जब ख़त्म ही नहीं होंगे तो सेल डेथ होगा ही नहीं। दैट इज़ वाई इट इज़ इमॉर्टल। उसके बाद जनरल का क्लासिफिकेशन है, डिफरेंसेस हैं कि कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं
जिनके बेसिस पे हमें पता लगता है कि ये हमारा इन्फेक्टेड सेल है और ये हमारा नॉर्मल सेल है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है शेप। शेप को लेके क्या मीन्स, शेप या तो रेगुलर होगा या तो इरेगुलर शेप होगा। रेगुलर शेप मीन्स क्या, अगर कोई नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल ये डिवाइड किया, दो डॉटर सेल्स को बनाया और दोनों डॉटर सेल्स देखने में एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, देखने में एक दूसरे को सेम लग रहे हैं, तो शेप क्या हुआ, कंपैरेटिवली दोनों को कंपेयर करें तो पेरेंट तो एक है, डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बने हैं, तो दोनों का शेप सेम है, तो ये रेगुलर शेप हो गया हमारा। उसके बाद क्या होता है, कैंसरस सेल में इरेगुलर शेप होता है। जेनेटिक लेवल पे चेंज आया, सेल्स तो बनेंगे लेकिन उनका जो शेप होगा एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करेगा, वो नॉर्मल नहीं आएगा। सपोज ये कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल है, यहाँ डिवाइड होगा, दो सेल्स बनाएगा, ये दोनों सेल्स do not resembles with each other, do not resembles with each other। तो शेप के मामले में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर नॉर्मल सेल है तो आफ्टर डिवीजन उसके जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे वो एक दूसरे के सेम होंगे, लेकिन अगर कैंसरस सेल है तो उनका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाएगा। इट मीन्स वो दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करेंगे, शेप एंड साइज डिफरेंट होगा। दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नॉर्मल सेल्स की बात करें तो हमारा न्यूक्लियस प्रोपोर्शनेट साइज होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई नॉर्मल सेल है, जैसे मैंने पहले स्लाइड्स में बता रखा है कि नॉर्मल सेल्स में 80% कंसिस्ट क्या करता है, साइटोप्लाज्म में 80% न्यूक्लियस होता है। तो अगर हम नॉर्मल कोई सेल देखेंगे यहाँ पे, तो साइज़ कितनी भी बड़ी हो, साइज़ कितनी भी छोटी हो, डजेंट मैटर। अगर कोई छोटा सेल है तो उसका 80% कवर अप करेगा न्यूक्लियस। अगर साइज़ बहुत बड़ा है किसी सेल का, ना आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सेल्स, अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस कवर करेगा 80%। ये हमारा बात हो गया नॉर्मल सेल्स के बारे में। वहीं जब हम न्यूक्लियस और कैंसरस सेल के न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं कि सेल स्मॉल हो या लार्ज हो, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो लार्जर एंड डार्कर होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा ग्रोथ, आउट ऑफ कंट्रोल, इन कंट्रोल एंड सिस्टमिक। इसके पहले ही मैंने बताया है कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं क्योंकि टेलोमेरेज सीक्वेंस खत्म हो जाता है। तो उनका ग्रोथ कंट्रोल है, सिस्टमिक है। सिस्टमिक मीन्स एपोप्टोसिस वाला सिस्टम, इन कंट्रोल है। और कैंसरस का ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल है बिकॉज ऑफ चेंज इन जेनेटिक लेवल। दूसरा मैचुरेशन देखेंगे। मैचुरेशन में ये नॉर्मल सेल मोर्टल होता है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी डेथ होनी कंफर्म है, जो कि नेसेसरी भी है हमारे हेल्दी बॉडी के लिए। उसके बाद इमैच्योर। इमैच्योर मीन्स अगर कोई सेल है और वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहा है, मीन्स जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा है उसका, जो डिवीजन हो रहा है जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर रेट ऑफ डिवीजन बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ सेल्स ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएंगी। मीन्स जो सेल हम डिवाइड करवा रहे हैं वो नॉर्मल से बिल्कुल अलग है, इमैच्योर है, मैच्योर ही नहीं है। तो दैट इज़ मैचुरेशन। नॉर्मल सेल्स मैच्योर होते हैं, एक समय पे मैचुरेशन के बाद उनकी डेथ कंफर्म होती है, लेकिन कैंसरस सेल मरते नहीं हैं और इमैच्योर होते हैं क्योंकि ग्रोथ जल्दी जल्दी होने की वजह से क्वालिटी ऑफ सेल ऐसे ही डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन देखते हैं कम्युनिकेशन में। तो अगर कोई हेल्दी सेल है तो ईजिली वो कम्युनिकेट कर लेते हैं आपस में, ओके। अगर वहीं कैंसरस सेल है तो हमने क्या पढ़ा है, कैंसरस सेल्स की साइज एंड शेप ही डिफरेंट होता है। अगर साइज और शेप डिफरेंट है तो इसके वजह से वो सब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, नॉर्मल सेल्स विजिबल टू इम्यून सिस्टम। हमारा जो नॉर्मल सेल्स होता है विजिबिलिटी हम लोग रिसेप्टर्स के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सेल है
नॉर्मल सेल हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और कैंसर सेल के पास वो रिसेप्टर्स एब्सेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ही जाऊँ ऐसे इस जैसा मेरा शेप एंड साइज है ऐसे मैं अपने घर पे जाऊँ तो मुझे एंट्री दी जाएगी। वहीं मैं बुर्खा पहन लूँ या मेरे कपड़े फटे वटे हों या थोबड़ा ही चेंज हो जाए मेरा, तो उस केस में मेरे घर वाले मुझे एंटर ही नहीं करने देंगे। सिमिलरली यहाँ पे है, हमारे नॉर्मल सेल्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अपने नॉर्मल सेल्स को पहचान लेता है। लेकिन उस केस में अगर कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल का शेप एंड साइज डिफरेंट है, फंक्शन भी डिफरेंट है, तो यही एक रीज़न होता है कि विजिबिलिटी टू द इम्यून सेल्स वो कैंसरस सेल बच जाते हैं। समहाउ किसी कंडीशन, बहुत रेयर होता है, किसी कंडीशंस में अगर पहचान में आते हैं तो मार दिए जाते हैं, अदरवाइज दिखते नहीं है इम्यून सेल्स को हमारे कैंसरस सेल। क्यों नहीं दिखते हैं मैंने बता रखा है कि इनके पास कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर्स नहीं होता है जो कि नॉर्मल सेल्स के पास होता है। नाउ ब्लड सप्लाई, एंजियोजेनेसिस ड्यूरिंग रिपेयर, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? एंजियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग एंजियोजेनेसिस कहते हैं। वैसे नॉर्मली अगर हमें कहीं चोट लगता है तो उसको हील होने में डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इंसिजन, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द वुंड, उसके अकॉर्डिंग हमारा वुंड जो धीरे धीरे करके हील होता है। उस केस में एंजियोजेनेसिस होता है। एंजियोजेनेसिस मतलब अगर कोई बॉडी पार्ट कट गया है तो वहाँ पे धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई पहुँचती है टिश्यूज़ तक, न्यूट्रिशन मिलता है और हमारा सेल रिपेयर होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में आता है कि जब हमें चोट लगा है तो रिपेयरिंग के काम में हमारा एंजियोजेनेसिस हो रहा है, ब्लड पहुंचाना है ना हमारे सभी टिश्यूज़ तक, सेल्स तक, तो उस केस में हमारा नॉर्मल एंजियोजेनेसिस हो रहा है। लेकिन ट्यूमर एंजियोजेनेसिस क्या होता है? अगर कोई ट्यूमर सेल है तो वो खुद से एंजियोजेनेसिस करेगा, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही अब नॉर्मल है तो इसका फंक्शन भी अब नॉर्मल है। तो यहाँ पे ट्यूमर एंजियोजेनेसिस होता है तो आसपास के जितने भी नॉर्मल सेल्स होते हैं, ये ट्यूमर है, एंजियोजेनेसिस यानी ब्लड फॉर्मेशन हुआ, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन हुआ, तो नॉर्मल सेल्स का जितना न्यूट्रिशन होता है वो सब कर लेते हैं ट्यूमर सेल्स। तो दिस इज़ वाई हाउ ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ऑकर्स। ट्यूमर के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल सेल्स के भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन कैंसरस सेल को बहुत कम चाहिए होता है, कंपैरेटिवली ये ग्लूकोज लविंग होते हैं। और वहीं हमारे नॉर्मल सेल्स को देखा जाए तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों चाहिए होता है, बट इक्वल, ना ज़्यादा ना कम। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा कैंसरस सेल है तो उसको ऑक्सीजन कम क्यों चाहिए और ग्लूकोज ज़्यादा क्यों चाहिए? ठीक है, तो ग्लूकोज ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि ये ग्लूकोज लविंग होते हैं। हमारे कैंसरस सेल का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो थ्रू द ग्लूकोज होता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा शुगर खाते हैं उनको कैंसर, हाई रिस्क होता है कैंसर का, बहुत जल्दी कैंसर होता है। ठीक है, वाई? बिकॉज कैंसरस सेल्स आर ग्लूकोज लविंग, कंपैरेटिवली नॉर्मल सेल्स लविंग वविंग कुछ नहीं है। जितना ऑक्सीजन चाहिए मॉडरेट अमाउंट में उतना हमें ग्लूकोज भी चाहिए। अब देखते हैं एनर्जी इफिशिएंसी। एनर्जी इफिशिएंसी क्या काम कर, अभी एग्जांपल देखते हैं। तो एक घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटा बहुत ज़्यादा काम करता है और बड़ा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो जो दिन भर दौड़ेगा काम करेगा उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है कि जो बड़ा है चुपचाप बैठा हुआ है उसके लिए। ऑब्वियसली जो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी उतनी ही एनर्जी लॉस होगी। तो उसको जितनी एनर्जी लॉस होगी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही चाहिए। तो एनर्जी इफिशिएंसी कैंसरस सेल का क्या होता है? वेरी लो होता है, क्योंकि इसको कुछ काम करना ही नहीं है। इसको एक प्लेस पे ऐसे कैप्सूल के फॉर्म में रह जाना है और हमें हार्म पहुंचाना है। ठीक है, और वहीं नॉर्मल सेल्स की बात किया जाए तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, अबाउट 95%। एनर्जी हाई क्यों है? क्योंकि इन्हें सभी फंक्शंस कैरी आउट करने हैं, सेल डिवीजन में, रिपेयर में, ग्रोथ में, ये सब नॉर्मल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई एनर्जी एफिशिएंसी इज़ वेरी लो इन कैंसरस सेल एंड वेरी हाई इन नॉर्मल सेल्स। उसके बाद एनवायरमेंट एसिडिक एंड एल्कलाइन। नॉर्मल सेल्स को एल्कलाइन एटमॉस्फेयर ज़्यादा पसंद है फॉर द ग्रोथ। एल्कलाइन, एज वी नो दैट, हमारा जो साइटोप्लाज्म का पीएच होता है
वो स्लाइटली अल्कलाइन ही होता है, इसलिए नॉर्मल सेल्स को अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। ऑन सिमिलर प्लेसेस जब हम बात करते हैं कैंसरस सेल की तो उसे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। और न्यूट्रिशन पहले ही बता रखा है कि ग्लूकोज लविंग होते हैं कैंसरस सेल। और जब नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं तो कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ भी कम नहीं चाहिए, एवरीथिंग रिक्वायर्ड इन मॉडरेट अमाउंट। फैट हो गया, कीटोन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब पढ़ते हैं बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ। सपोज दैट ये कोई टिश्यू है, ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में है, कैप्सुलेटेड फॉर्म में। कैप्सुलेटेड, और इसी को हम लोग कह देते हैं बिनाइन, बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या, इट मीन्स क्या, ये कैप्सूल के फॉर्म में है, कैप्सुलेटेड, बाउंड्री है, बाउंड्री है, दिख रही है बाउंड्री, ये ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर एक कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ अगर किसी प्लेस पे मुझे यहाँ ट्यूमर हुआ है तो ये इस प्लेस से लेके इस प्लेस पे कभी आ ही नहीं सकता है, अगर हम बात कर रहे हैं बिनाइन ट्यूमर का, ठीक है, क्योंकि ये कैप्सूल में ऑलरेडी इनकैप्सुलेटेड होता है, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फैलता ही नहीं है। दैट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बताते हैं, अगर कोई टिश्यू है, ये मुझे यहाँ पे ट्यूमर हुआ है, उसे हम लोग बिनाइन ट्यूमर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कैप्सुलेटेड है, एक प्लेस पे लोकलाइज्ड है। यही ट्यूमर समहाउ किसी भी कंडीशन से, किसी भी वजह से, अगर सेम यहाँ से हमारा रप्चर हो गया, यहाँ से क्या हुआ, रप्चर होने के बाद अगर ये जो कैंसरस सेल इसमें प्रेजेंट है, यहाँ से स्प्रेड आउट होके हमारे ब्लड वेसल्स में आ गए, ब्लड वेसल्स। तो क्या चेंज आया, पहला तो हमारा कैप्सुलेटेड फॉर्म में था, कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा था, एक प्लेस पे लोकलाइज्ड था, जो कैंसरस सेल थे वो कैप्सूल में थे, ठीक है। तो हमारा कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा था। वहीं किसी भी रीजन से अगर कैप्सूल बर्स्ट होता है, कैप्सूल बर्स्ट होता है तो कैंसरस सेल किस में जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में। हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, बहुत जगह आया था मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज नथिंग, यही प्रॉपर्टी, कैंसर की यही प्रॉपर्टी कि कैप्सुलेटेड फॉर्म में ना होके अगर वो इन केस बर्स्ट होता है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना थ्रू द ब्लड वेसल्स, दिस इज मेटास्टेसिस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसमें हमारा कैंसरस सेल ब्लड वेसल्स में एंटर होता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बिनाइन ट्यूमर का। सेल्स आर वेल डिफरेंशिएटेड एंड रिजेंबल्स द नॉर्मल सेल और टिश्यू फ्रॉम विच द ट्यूमर ऑरिजिनेट्स। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ये बिनाइन है, अभी उतने हार्मफुल नहीं है हमारे बॉडी के लिए, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये रिजेंबल किससे करेंगे, वेल डिफरेंशिएटेड होंगे, जैसे नॉर्मल सेल एकदम डिफरेंशिएटेड होते हैं वैसे ही वेल डिफरेंशिएटेड होंगे। और किससे रिजेंबल करेंगे, हमारे नॉर्मल सेल से। हाँ, टोटल रिजेंबल नहीं करेंगे, लेकिन अबाउट 85 to 90% हमारे नॉर्मल सेल से रिजेंबल करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था, ग्रोथ बाई एक्सपेंशन डू नॉट इनफिल्ट्रेट सराउंडिंग टिश्यूज यूजुअली इनकैप्सुलेटेड। आई हैव टोल्ड यू दैट ये क्या रहता है, इनकैप्सुलेटेड रहता है और नॉट इनफिल्ट्रेट इन सराउंडिंग टिश्यूज। इन एक अगर कैप्सुलेटेड है, एक पिंजड़े में बंद है, तो हमारे बाकी या सराउंडिंग टिश्यूज में ऑब्वियसली नहीं फैलेगा। तो दैट इज़, ये पॉइंट यही कह रहा है कि बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो इनफिल्ट्रेट नहीं होता है। इनफिल्ट्रेट मतलब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज में इनफिल्ट्रेट नहीं होता है, क्योंकि इनकैप्सुलेटेड रहता है, कैप्सूल में फिक्स्ड रहता है। तीसरा पॉइंट है स्लो रेट ऑफ ग्रोथ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द एनाप्लास्टिक नेचर ऑफ द ट्यूमर। जो ग्रोथ होता है बहुत स्लो होता है, वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द एनाप्लास्टिक नेचर ऑफ द ट्यूमर। एनाप्लास्टिक नेचर ये नेचर होता है फॉर्मेशन और नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। सेल ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तीसरा, डू नॉट मेटास्टेसाइज। मेटास्टेसाइज मैंने पहले बता के
कि ट्यूमर है, कैप्सूल के फॉर्म में है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि अभी ये बस्ट नहीं हुआ है, ये कैप्सूल के फॉर्म में ही है, तो कैंसरस सेल कैप्सुलेट में इंसुलेटेड रहेंगे। फिर तीसरा, जनरली डू नॉट अफेक्ट द बॉडी अनलेस, ये बॉडी को उतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता है, पहले बहुत छोटा रहता है, ग्रेजुअली ये बढ़ता जाता है जब तक नहीं हाँ साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, लेकिन एट द टाइम कुछ ज़्यादा ग्रोथ हो गई किसी भी रीजन से, उसके बाद ही साइन एंड सिम्टम्स शो करता है। ब्लड वेसल डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, हम लोग कंपैरेटिवली कंपेयर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज बिनाइन ट्यूमर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर बेयर लिटिल रिजेंबलेंस टू द नॉर्मल सेल्स। ये मैलिग्नेंट हो चुका है, अब इसका जो साइज एंड शेप होगा वो नॉर्मल सेल से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करेगा, या बहुत कम रिजेंबल करेगा, बिल्कुल ना के बराबर। ग्रो एट द पेरिफेरी एंड इन्फिल्ट्रेट्स द सराउंडिंग टिश्यूज। इट मीन्स हमारा बिनाइन ट्यूमर क्या था, कैप्सूल के फॉर्म में था, एक जगह लोकलाइज था, कैप्सुलेटेड था, उसी की वजह से वो हमारे एक टिश्यू से लेके नेक्स्ट टिश्यू तक इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा था। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या हो गया है, मेटास्टेसिस हो गया है। मेटास्टेसिस क्या, हमारे सेल बर्स्ट होके ब्लड वेसल्स में एंटर कर चुके हैं, तो ये क्या करेगा, इन्फिल्ट्रेट सभी टिश्यूज़ में इन्फिल्ट्रेट होगा, डैमेज कॉज करेगा। ग्रोथ इसका भी स्लो होता है, कैन गेन एक्सेस टू द, हाँ ग्रोथ इसका भी स्लो होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ग्रोथ बिनाइन ट्यूमर का भी सेम ही था, स्लो ही था, लेकिन व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस इज दैट कि हमारा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ग्रोथ तो सेम है, लेकिन इसके पास मिल गया है कहाँ जाने का, हमारे ब्लड में एंटर होने का और बाकी सेल्स में पहुँचने का, लिम्फेटिक सिस्टम्स में एंटर होने का इसको पास मिल चुका है। ऑफन कॉज सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट मतलब अगर ब्लड वेसल्स में गया है, ऑब्वियस सी बात है ब्लड में अगर घुला हुआ है तो सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगा, साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, लाइक एनीमिया, वीकनेस एंड वेट लॉस। दीज आर द प्राइमरी सिम्टम्स। ओके, नाउ कॉजेज एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज। एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज क्यों कह रहे हैं। मैलिग्नेंट हो चुका है, एक एक कैंसर के सेल हमारे पूरी बॉडी में जा चुके हैं, दैट्स वाई ये क्या कॉज करता है, एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। उसके बाद लाइकली टू कॉज डेथ की बात करते हैं तो कभी भी बिनाइन टिश्यू से ट्यूमर से डेथ कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लेकिन मैलिग्नेंट में डेथ कॉज हो सकती है। नाउ पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज में 3-4 कॉजेज होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल कॉजेज, दूसरा केमिकल कॉजेज, तीसरा ड्रग, चौथा फिजिकल। वन बाय वन हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल कॉजेज दैट इज वायरस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, वायरसेस और बायोलॉजिकल कॉजेज। बायोलॉजिकल कॉजेज, नाउ हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा वायरस क्या कैंसर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये नॉर्मल सेल है और ये ट्यूमर सेल है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि होता कैसे है, व्हाट इज एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है, पहला बायोलॉजिकल कॉज वायरसेस। अच्छा, यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस या अदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंडर आते हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ वायरस को क्यों लिया है, कमेंट करके बताइएगा। तो वायरसेस में कैपेसिटी होती है डीएनए और आरएनए को डायरेक्ट डैमेज करने का, दैट्स वाई हमने इस क्लास में सिर्फ वायरस को लिया हुआ है। एग्जाम्पल में हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी जो कि लीवर को इन्फेक्ट करता है, और एप्स्टेन बार वायरस लाइक फेरेंजाइटिस कॉज करता है, फेरेंजाइटिस। सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो, ये सर्वाइकल कैंसर भी कॉज करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वायरस। बायोलॉजिकल चेंजेस में सिर्फ वायरस आता है, बैक्टीरिया नहीं आता है, क्योंकि वायरस के पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो डीएनए लेवल पे चेंज ला सकता है, दैट्स वाई हम लोग सिर्फ वायरस को लेते हैं इसमें बायोलॉजिकल कॉजेज में। एग्जाम्पल में हेपेटाइटिस बी, एप्स्टेन बार वायरस। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिकल कार्सिनोजेंस।
केमिकल कार्सिनोजेंस कॉजेज कैंसर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंड क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। केमिकल कॉजेज अगर कोई ह्यूमन है वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 महीना या 2 महीने काम करने से उसे कैंसर हो जाएगा। केमिकल्स को लेना है, अगर कोई पर्सन केमिकल्स को इनहेल कर रहा है, केमिकल से अफेक्ट हो रहा है, तो किसी शॉर्ट टर्म में नहीं होता है कैंसर, बहुत ही क्लोज एंड प्रोलॉन्ग टाइम में होता है कैंसर। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन द केमिकल्स। क्लोज कॉन्टैक्ट और प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए, यानी लंबे समय तक होना चाहिए। लंबे समय तक अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है केमिकल से तो वो कॉज कर सकता है कैंसर को। एग्जांपल्स में देखते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, ये तो एकदम मोस्ट कॉमन कॉज हो गया है मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। यहाँ पे पहला है सिगरेट स्मोकिंग। तो अगर कोई 1 से 2 दिन या 1 महीने सिगरेट फूकता है तो उसे कैंसर कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा मीन्स जब तक कि वो प्रोलॉन्ग्ड या क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। इसमें कैफीन होता है, सॉरी निकोटीन होता है, निकोटीन होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। दूसरा एस्बेस्टस, मेसोथेलियोमा, लंग कैंसर, 2 कैंसर कॉजेस करता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का होते हैं कि जैसे किसी अगर फाइबर इंडस्ट्रीज़ है तो ये छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेबल होते हैं। अगर हम एक बार इनहेल करते हैं उन्हें तो वो डाइजेस्ट कभी होगा ही नहीं। दैट्स वाई एट द अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक हम लोग ऐसे इसका हमारे बॉडी में रखते हैं तो कैंसर कॉज कर सकता है। सिमिलरली आर्सेनिक एंड बेंजीन, आर्सेनिक एंड बेंजीन हमारे पेंट प्रोडक्ट्स में आता है। पेंट प्रोडक्ट्स में आता है यानी हमारे घर पेंट्स होते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स पेंट होती है, तो हमें कैंसर क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। अगर आर्सेनिक या बेंजीन है पेंट में मिक्सचर तो सिर्फ वो 2 इंसान को कैंसर कॉज कर सकती है, या इंसान जो उसको बना रहा है, फैक्ट्री में रह के पेंट बना रहा है, और दूसरा कौन है? जो पेंट कर रहा है। अगर यही दोनों इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्रोलॉन्ग समय तक इसको आर्सेनिक और बेंजीन को इनहेल करते रहते हैं, जो कि कॉज क्या करता है? कैंसर। सिमिलरली कैडमियम, क्रोमियम कंपाउंड्स क्या कॉज करता है? प्रोस्टेट एंड किडनी लंग कैंसर। नाउ सिमिलरली केमिकल कंपाउंड्स में निकल, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, मस्टर्ड गैस, नाइट्रेट्स स्टमक कैंसर कॉज करता है। नाइट्रेट्स आते हैं हमारे जो हम लोग पैक्ड फूड्स खाते हैं उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव नाइट्रोजन यूज़ होता है, तो दैट इज़ ऑल कम अंडर द नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या कॉज करते हैं? स्टमक कैंसर कॉज करते हैं। तो these are the examples of chemical carcinogens। ना आप पढ़ेंगे फिजिकल में 3 आता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आयोनाइजिंग अल्ट्रावायलेट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। अल्ट्रावायलेट हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से वो अगर हमारा ओजोन लेयर में होल हो जाता है तो वहाँ से आती है, सन से। उस केस में अगर ये प्रोलॉन्ग समय तक हमें अफेक्ट करते रहता है एक्सपोज्ड हैं तो कैंसर कॉज कर सकता है। और आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक बीटा रे, गामा रेज, एक्स रेज, इनके कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आता है प्रोलॉन्ग समय तक तो हमें कैंसर का चांस और अधिक बढ़ जाता है। फॉरेन बॉडीज़ हमें इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया, नॉन बायोडिग्रेडेबल सच एज एस्बेस्टस फाइबर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अगर हमारे एक समय लंग्स में गए तो वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाएंगे, डिग्रेड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से अगर प्रोलॉन्ग टाइम पर प्रेजेंट है तो कैंसर कॉज कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं लास्ट वन, ड्रग्स एंड हार्मोन्स। रेडियोआइसोटोप लाइक फॉस्फोरस, रेडियम, मेसोथोरियम, थोरैकोट्रैक्ट, immunosuppressant agents like antimetabolites, alkylating agents, corticosteroids, cytotoxic drugs। ये मोस्ट कॉमन ड्रग होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मेजर कॉज होता है कैंसर का। ओके, अभी हमने पढ़ा कि इटियोलॉजी कॉजेज़ क्या हैं कैंसर्स के। ओके, अगर हम लोग ट्रीटमेंट में ऐसे जाते हैं तो ये जितने भी ड्रग्स हैं यहाँ पे क्या है? कॉज हैं। क्या कॉज कर रहे हैं? कैंसर। सिमिलर एट द सेम पॉइंट ये हमारे ट्रीटमेंट में भी आते हैं। मीन्स कैंसर का जो कारण है वही उसका उपचार भी है। कीमोथेरेपी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें ये सभी पॉइंट्स, ये सभी ड्रग्स उसमें क्या है? कीमोथेरेपी में यूज़ होते हैं। तो मैं समराइज़ करता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कैंसर क्या होता है,
कैंसर और नॉर्मल सेल के बीच में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा है कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। उसके बाद पढ़ा कि ये अगर ट्यूमर हो गया है तो कॉजेज़ कौन कौन से हैं, दिस ऑल आर द कॉजेज़। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंसर एंड हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोग टोटल INC के सिलेबस से चलने वाले हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।